Good morning, children. Today we'll study class 10 Economics Chapter 2 Sectors of the Indian Economy. इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। किस तरीके से डिवीज़न ऑफ जो सेक्टर्स है, पहले हमने डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स जो थे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के रूप में देखा, और अब हम देखेंगे इसको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के रूप में किस तरीके से वो क्लासीफाई किया गया है, उसको है ना डिवीज़न किया गया है सेक्टर्स को। यहाँ पे let us examine another way of classify activities in इकोनॉमी में। अदर एक्टिविटीज़ जैसे पहले तो हमने प्रोडक्शन के रूप में देखा था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स, है ना। और अभी हम देखने जा रहे हैं क्लासीफाई एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। अलग वे है, कौन सा? ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वे है। किस तरीके से लोग एम्प्लॉयड हैं, किस तरीके से कौन से सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, वेदर दे आर इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वहाँ पे उनके जो वर्किंग कंडीशंस है वो कैसी है, उन जो वहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है जहाँ वो काम करते हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे दो स्टोरी दी गई होगी, एक कांता और एक कमल की कहानी दी गई है इसमें। तो कांता की स्टोरी में बता रहा है कि कांता एक ऑफिस में काम करती है और वो 9:30 to 5:30 उसका वर्किंग आवर्स है, और वो उसको एक रेगुलर सैलरी मिलती है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने उसको उसकी सैलरी मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स अ प्रोविडेंट। उसको सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, और कुछ जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स लेट डाउन किए गए हैं वो मिलते हैं उसको, प्रोविडेंट फंड। शी ऑल्सो गेट्स सम, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है और अदर अलाउंस भी मिलते हैं उसको। कांता डज़ नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे को वो ऑफिस नहीं जाती है, और वो उसका क्या है, पेड हॉलीडे है। व्हेन शी जॉइन द वर्क, जब उसने ज्वाइन किया था वर्क, तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। उसमें स्टेटिंग, मतलब उसमें लिखा गया था पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क, जो भी काम है उसके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे। और वहीं जो कमल है उसका नेबर है, वो एक पास की जो दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, वहाँ पर वो वर्कर एज अ लेबरर काम करता है, वेज लेबरर, है ना, डेली वेजेस पे काम करता है वो। और जिस दिन वो दुकान कितने बजे पहुंच जाता है, सोचो, वो 7:30 को दुकान पहुंच जाता है और टिल 8 o'clock तक वो काम रात तक करता है। 8 o'clock तक शाम तक वो काम कर रहा है, 8 बजे तक। ही गेट्स नो अदर अलाउंस। उसको कुछ भी उसकी जो वेज मिलती है सर, डेली वेजेस को वो मिलता है उसको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता, उसको भी कोई पेड हॉलीडे नहीं है उसका। और जिस दिन वो काम नहीं करेगा मतलब उसको पैसे नहीं मिलेंगे। He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or a paid holidays. Okay. Now, nor was he given any formal letter. और जब वो जॉब करने आया, जब उसको रखा गया, तो उसको कोई फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया गया कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ऐसा कुछ भी उसको नहीं दिया गया। He कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाई हिज एम्प्लॉयर। जब उसके मालिक का मन करेगा उसको कभी भी वहाँ से निकाल सकता है ये, ठीक है। तो कांता का हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर वो प्रॉपर आवर के लिए काम करती है, उसको उसके काम के प्रॉपर सैलरी मिल रही है। लेकिन जो कमल है उसका कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है काम करने का, वो कभी भी काम करेगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, है ना। और ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ वेयर द टर्म्स ऑफ वेयर जहाँ पे वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। जहाँ पे लोगों के लिए टर्म्स जो है एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको रेगुलर वर्क मिल रहा है और उनको काम है वहाँ पे उनके लिए, है ना। उनको रेगुलर बेसिस पे काम मिलता है। ये नहीं कि उनको आज काम है कल काम नहीं मिलेगा, नहीं, वो उनकी जॉब फिक्स होती है ना। वेयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, दे आर रजिस्टर्ड। और ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। एंड और उनको पूरे रूल्स एंड, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हुए होते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट है,
मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे जो भी एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करने होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज। इसको ऑर्गेनाइज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। उसका कोई फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होता है, इसीलिए इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर? बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। ओके, जैसे कि आप जब किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको रिज्यूम देना होगा। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और ये इंटरव्यू अलग अलग स्टेजेस पे भी हो सकते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो इनका एक प्रोसेस होता है काम करने का, ठीक है। सम ऑफ दिस पीपल may not be employed by the anyone but may work on their own, but they too have registered themselves with the government and follow the rules and regulations। क्या होता है देखिए, some of these peoples may not be employed by anyone, हो सकता है इसमें से कुछ एम्प्लॉयड नहीं हो गवर्नमेंट में, anyone, but may work on their own, but they too have, उनको भी क्या है अपने आप को गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराना होता है, तो और उन्हीं को रूल्स क्या है फॉलो करने होते हैं, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। वर्कर इन द जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर हैं उनको क्या है जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको जॉब से कोई नहीं निकाल सकता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर उनको एक उनका फिक्स्ड आवर्स है काम करने का कि हाँ आप 9 से 5 काम करेंगे, 9 से 6 काम करेंगे, है ना। उनका फिक्स टाइम होता है काम करने का। इफ़ दे वर्क मोर, यदि वो काम ज़्यादा करते हैं, दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, उनको फिर उसका ओवर टाइम मिलता है, मीन्स ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। उन्होंने अपने काम टाइम से ज़्यादा काम किया तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है उसकी। दे ऑल्सो गेट द सेवरल, और उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और भी मिलते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं दे गेट पेड लीव मिलता है उनको, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ओके, अंडर द लॉज। एंड द फैक्ट्री मैनेजर जो है हैज़ अ इंश्योर फैसिलिटीज़, लाइक उनको क्या है क्लीन ड्रिंकिंग, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर साफ मिल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उनके लिए, सेफ़ आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके लिए, हाँ ना। और जब वो रिटायर होते हैं, व्हेन दे रिटायर, दिस वर्कर गेट पेंशन एज वेल, और उनको पेंशन भी मिलती है, ठीक है। और यही जब हम कमल का केस देखते हैं तो अब कांता जो था वो यही थी, मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती थी, रेगुलर पीरियड पे उसको हमेशा सैलरी मिलती थी, उसको पेड हॉलीडे मिलते थे। लेकिन वही जो कमल है वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है ना। उसका सुबह 7 बजे से जाता है और रात को 8 बजे तक काम करता है, मीन्स उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, उसको उसका मालिक कभी भी निकाल सकता है, उसको कोई भी फॉर्मल लेटर नहीं दिया गया, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह नहीं मिला, तो वो क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय द स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच दे आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है। यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफर नॉट रेगुलर, यहाँ पे जो पेमेंट मिलती है वो बहुत कम होती है और कभी तो रेगुलर भी नहीं मिलती है ना। देयर इज़ नो प्रोविजंस फॉर द ओवर टाइम पेड लीव, यहाँ इनके पास कोई भी ये प्रोविजंस नहीं है कि आपने ओवर टाइम किया तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, आपको पेड लीव मिलेगा, हॉलीडेज़ मिलेंगे, और आपको जैसे मेडिकल लीव वगैरह भी मिलती है, यदि बीमार है तो उसकी छुट्टियां भी मिलती हैं, वो सब यहाँ कुछ नहीं मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज़, और यहाँ पे आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं होती है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव, आपको कभी भी जॉब छोड़ने के लिए बोला जा सकता है विदाउट रीज़न, है ना। जब व्हेन देयर इज़ लेस वर्क, जब वहाँ पर काम नहीं होता है, कम वहाँ काम हो रहा है कहीं पे, तो आपका मालिक क्या है आपको निकाल सकता है कि अभी हमारे पास काम नहीं है,
तो जब ज़रूरत होगी तो हम बुलाएंगे, ऐसा बोल के। और ये कभी आपके जो एम्प्लॉयर है उसके मूड पे भी डिपेंड करता है, उसका गुस्से में है या मूड ठीक नहीं है, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन, खुद अपना काम करते हैं लोग, और डूइंग स्मॉल जॉब, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं आपके, है ना, सेलिंग ऑन स्ट्रीट, और डूइंग कुछ रिपेयर वर्क वगैरह कर रहे हैं, वो आते हैं इसमें। सिमिलरली फार्मर्स, जो किसान हैं, जो अपने खेत पे काम कर रहे हैं और जो दूसरे की खेत पे हायर किए जाते हैं ना, जो दूसरे के खेत पे जाकर काम करते हैं, एज़ एंड व्हेन दे आर रिक्वायर, और उनको हायर किया लिया जाता है। जब उनको ज़्यादा काम होता है तो उनको हायर किया लिया जाता है, जब नहीं काम रहता तो उनको निकाल दिया जाता है। तो ये लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको। आप देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। किस तरीके से हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे उनकी लिए सुधार किया जा सकता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ऑफर्स जॉब्स और मोस्ट, यहाँ पे सभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप बोलिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत स्लोली ही एक्सपेंड करती है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ, ये भी देखा गया है कि कॉमन टू फाइंड जो ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज है वहाँ पे मेनली ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में दिखाया गया है। क्यों? दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू इवर्ट टैक्स। क्यों उन लोग इस तरीके से इसको क्यों दिखाते हैं कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है? क्योंकि ताकि उनको टैक्स पे ना करना पड़े, और वो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं प्रोटेक्ट लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बने हैं उसको वो रिफ्यूज़ करते हैं फॉलो करने के लिए। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो उनको फोर्स किया जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें, और जहाँ पे उनको क्या होता है कि बहुत ही कम सैलरी मिलती है। जैसे कि आप देखते हैं कि ग्लास फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है जहाँ पे चाइल्ड लेबर को ज़्यादा काम दिया जाता है, छोटे बच्चों को, जबकि क्या है छोटे बच्चे छोटे कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से उनको कम सैलरी में रखा जाता है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड फेयर वेज। उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको कम पैसे दिए जाते हैं, ज़्यादा काम कराया जाता है। इवन ये है कि उनको फेयर वेजेस भी नहीं मिलता है, जितना उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं देते हैं लोग। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर। उनकी जो अर्निंग्स है बहुत कम कमाते हैं और वो भी रेगुलर नहीं है ना। These jobs are not these jobs are not secure and have no other benefit। इस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और उनको कुछ और अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं। Since the 1990s, it is also common to see the large number of workers बहुत से देखा गया 1990s में कि जो वर्कर्स थे उनके जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर से छूट गया, लूजिंग देयर जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। दिस वर्कर्स आर फोर्स, और इन वर्कर्स को फोर्स किया गया कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें विथ लो अर्निंग्स, कम अर्निंग्स में, है ना, कम पैसे में। हैंस बिसाइड द नीड फॉर द मोर वर्क, और जब इसके अलावा क्या, जब बहुत काम की ज़रूरत है, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन द, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम बहुत करना पड़ता है इनको। हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर, जहाँ पर अभी लोगों को आपको चाहिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिले, काम होना चाहिए, वहीं क्या है, देयर इज़ ऑल्सो क्या ज़रूरत है, उनके प्रोटेक्शन और उनको सपोर्ट
सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको एक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। किसको? जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक प्रोटेक्शन और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। हु आर दोज देखिए अब क्या है, जिनको क्या है चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए और काम चाहिए। कहाँ पे? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि ये किसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? हु नीड द प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? तो हम बोलेंगे कि इन जो रूरल एरियाज़ में है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कौन होता है उसमें? ज़्यादातर वहाँ के कौन से वो लोग रहते हैं? आप बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, आर्टिशंस सच एज जैसे वेवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, और ये लोग जो है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। नियरली 80% ऑफ द रूरल्स हाउस इन इंडिया आर, मतलब यहाँ पे जो सोचिए ना 80% से जो ज़्यादा लोग हैं वो आपको दिख रहा है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं, और वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं? दैट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। दिस फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू द एडुकेट फैसिलिटीज़ ऑफ, इन जो ये फार्मर्स हैं इनको क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये अपना अच्छा काम कर सके। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। कैसे? इनको ताकि फैसिलिटी मिले। क्या है कि इनको टाइम पे सीड डिलीवर हो जाए, एग्रीकल्चर इनपुट्स क्रेडिट, तो इनको पैसे की ज़रूरत है तो उनको पैसे मिले लोन के रूप में, कम रेट इंटरेस्ट में, स्टोरेज फैसिलिटीज़ इनके पास होनी चाहिए, और मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सब इनको सपोर्ट की ज़रूरत है ना। और हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे मेनली जो वर्कर्स होते हैं वो कहाँ के होते हैं? जैसे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, या कैजुअल वर्कर जो इन कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वो, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इसमें जो काम करते हैं वो अर्बन एरियाज़ में, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग काम करते हैं ना। तो हमने देखा कि एंड दोज हु वर्क्स एज अ, जो स्ट्रीट वेंडर्स के काम करते हैं, जो कुली का काम करते हैं, हेड रोड वर्कर्स हैं, आपके गारमेंट मेकर्स हैं जो गारमेंट्स बना रहे हैं, रैक पिकर्स हैं एक्सेट्रा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको भी क्या है, गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है ताकि वो क्या कर सकें, ये आपको रॉ मटेरियल्स है, मार्केटिंग आउटपुट है, इसमें उनको किसकी ज़रूरत है? गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, चाहे वो आपका कैजुअल वर्कर चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे अर्बन एरिया का हो, उसे भी सपोर्ट की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पाया है ना। इसके अलावा इनको क्या था कि इनकी जो जॉब है वो इरेगुलर है, इनको हमेशा रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिलता है, और इनका जो पेमेंट है जो ये बिल्कुल लो पेड वर्क कर रहे हैं। दिस वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और इनको सोचिए इरेगुलर जॉब है, इनके पास काम नहीं है, पेमेंट लो है, इसके बाद भी क्या है, इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इनके साथ भेदभाव होता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इस थस नेसेसरी, और जो भी वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सपोर्ट के लिए, ताकि उनका जो इकोनॉमिक और एक सोशल डेवलपमेंट हो सके, है ना। सोसाइटी में उनको एक उचित स्थान मिल सके, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके, इकोनॉमिक और उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए उनको एक प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, जो लोग आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका ये, इसके बाद हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा
सेक्टर्स इन द टर्म ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी हमने सेक्टर्स को उस यहाँ पे हमने किस में देखा था, अभी डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के रूप में पढ़ा था। अभी हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के रूप में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।